पाकिस्तान से बड़ा ही आर्गुमेंट आता है कि वो सब अरेस्ट हैं और वो सब जेल में। सर लखवी का बच्चा हुआ था सर, वो जेल में था, 2 साल तक जेल में था, उसके घर में बच्चे हो रहे सर, ये कैसे हुआ था कमाल, जरा सर मुझे ये समझाइए। कि मैंने नहीं सुना, ये आपसे सुन रहा हूँ, मैंने मेरे नॉलेज में अरे सर है। सर सर ये ब्रिगेडियर बहुत सुन रिकॉर्ड है सर। देखिए पाकिस्तान एक बच्चा हुआ था, एक बच्चा हुआ था, उसका बेटा हुआ था जब वो जेल में था। जी यहाँ से वैभव जी आपकी तरफ चलेंगे। अच्छा, इनका एक ये है वैभव जी का, मैं कहूंगी कि बड़े ही नाइस पर्सन, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, लेकिन जब हम इनका चैनल देखते हैं या हम इनकी ट्वीट्स देखते हैं तो वो हमेशा अजीब अजीब सी, और खासतौर पे पाकिस्तान के बड़े खिलाफ होती। चीमा साहब आपसे काफी नाराज है वैसे, बस यहीं पे बता दूं, चीमा साहब बहुत गुस्से हैं वैभव जी से। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्यों आपका चैनल जो है वो इस तरह की वीडियोस लगाता है, इसमें मेजर साहब भी होते हैं और आप लोग बलूचिस्तान पे मुसलसल बात करते हैं और इसी तरह से आपकी ट्वीट्स भी होती हैं? देखिए मुझसे तो आसिफ गफूर साहब बहुत नाराज थे, तो अब आसिफ गफूर ने नाराज होकर क्या कर लिया था, चीमा साहब नाराज होकर क्या कर लेंगे, तो पहली चीज तो वो। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि अब मुझे थोड़ी हंसी भी आई कि उन्होंने कहा कि बुरहान वानी ने शम्मा जला दी है और वो ऐसी शम्मा है। देखिए सर, मुझे नहीं पता, आपको शायद इसके बारे में पता हो नहीं पता हो, बुरहान वानी मारा गया था जब, तो उसने वो मारा इसलिए गया बिकॉज उसकी 5 गर्लफ्रेंड्स थी और वो एक गर्लफ्रेंड ने टिप ऑफ कर दिया आर्मी को कि वो दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, उसको मालूम चला, वो जेलसी के मामले में उसको गौरव इन्फॉर्मेशन आर्य वो बहुत मार है दिया सर। गया। तो सर अब ऐसे लोग जो, मतलब ये कौन सी शम्मा जलाते हैं सर, अब मैं क्या बोलूं। अच्छा एक बात ये है कि आपने बात की थी कि वो बुरहान वानी शहीद है। देखिए सर, आपके यहाँ तो वजीर आजम ने उसामा बिन लादेन को शहीद बोल दिया, तो बुरहान वानी तो शहीद है ही है, फिर तो वो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल जब उसामा बिन लादेन शहीद हो सकता है और वो नेशनल असेंबली में खड़े होकर के उसके ऊपर तबसरा कर रहे थे, उसको शहीद कर दिया अमेरिका ने, तो अभी उसमें मैं क्या बोलूं। अब वो भी चीज आपकी ठीक है, आप उसको शहीद बोल सकते हैं, आपका नजरिया। बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान देखिए नेहरू लेके गए थे कश्मीर का इशू, नेहरू की गलतियों की कीमत अदा करना हिंदुस्तान ने बंद कर दिया सर। और नेहरू ने वही नहीं, नेहरू बिल्कुल ने सही। और भी बहुत सारे ब्लंडर्स किए जिनको रेक्टिफाई किया जा रहा है और वो चीजें धीरे धीरे रेक्टिफाई होंगी। मुझे पता है गांधी से और नेहरू से बहुत प्यार आजकल जागा हुआ है पाकिस्तान में लोगों को कि ये गांधी वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया, अब ये नेहरू वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया। तो ठीक है तो सर, अब अलग आपको क्यों है इतनी तो मोहब्बत फिर? थी तो आप अलग क्यों हुए, पहली चीज। जिन्ना की तस्वीर पीछे लगाते हैं और आगे बैठ के तबसरा कर रहे होते हैं नेहरू और गांधी के बारे में, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं आपके वजीर आजम और दुनिया भर के जो एनालिस्ट हैं। तो बलूचिस्तान का जो इशू है वो नेहरू नहीं लेके गए, तो ये कोई इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी बात नहीं करेंगे। बलूचिस्तान का जो मसला है वो, कश्मीर में तो आर्म्ड इंसर्जेंसी 1989 में शुरू हुई, बलूचिस्तान में तो आर्म्ड जो फ्रीडम मूवमेंट है वो 1948 से चल रही है। जो खान ऑफ कलात के जो भाई थे, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेक द पार्ट टू द माउंटेन्स, सबसे पहले वो माउंटेन्स पे चढ़े थे 1948 में और उन्होंने आर्म्ड मिलिटेंसी शुरू करी बलूचिस्तान में। तो आप जब कंपैरिजन करते हैं और आपने कहा कि हम तो उनको मटेरियल सपोर्ट नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, सर देखिए मुशर्रफ साहब ने किताब लिखी है, आपके यहाँ बहुत सारे जनरल्स ने किताबें लिखी है, अब आप यहाँ जो अभी हैं कुछ लोग, ये रिटायर हो जाएंगे तो ये भी लिखेंगे कि उन्होंने कैसे पीओके में कैंप्स बनाए, वो कैसे लोगों को लेके आए, फिर कैसे जेकेएलएफ को इसलिए जेकेएलएफ बोला गया ताकि उसका कोई रिलीजियस कॉनोटेशन ना निकले, क्योंकि इट शुड साउंड लाइक यू नो वेस्टर्न फ्रीडम मूवमेंट, तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम दिया गया, कोई इस्लामिक नाम नहीं दिया गया। फिर बाद में इस्लामिक नाम की तंजीमें बनाई गई पाकिस्तान के अंदर जो कि वहां पे हमेशा एक्टिव रही हैं। तो सर आप डिनाई कर दें, मैं डिनाई कर दूं, मुझे नहीं पता रॉ बलूचिस्तान में क्या करती है क्या नहीं करती है। मेरे हिसाब से तो सर कुछ भी नहीं कर रही है, उसको बहुत कुछ करना चाहिए। मैं तो यहाँ पे जब भी लोगों से मिलता हूँ तो मैं तो हमेशा कंप्लेन करता हूँ कि रॉ कुछ कर ही नहीं रही, ठीक है। तो और हमारे यहाँ बहुत सारे जितने डिफेंस एनालिस्ट आपको दिल्ली में मिलेंगे या थिंक टैंक्स में, वो सारे हमेशा कंप्लेन करते हुए मिलेंगे कि यार हमने बलूचिस्तान का, पश्तूनों का, महाजिरों का हमने इशू कभी नहीं उठाया। इनके जो मसले मसाइल हैं, इनकी जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं, और आपके यहाँ पे जो साफी उनकी बात करता है ये हामिद मीर टाइप, उनको सीतापुर का चॉकलेट खिला दिया जाता है 2 मिनट में। तो ये सर ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। सही, बिल्कुल। जी ब्रिगेडियर साहब आप क्या जवाब देंगे वैभव सिंह जी? आई नो कि अभी आप देखें ना, आपको गुलबशन यादेव इज अ क्लियर एग्जांपल, एक सर्विंग नेवल कमांडर आपके रॉ उनको पाकिस्तान के, बस इनकी डिबेट कुलभूषण यादव पर शुरू होती है, कुलभूषण यादव पे खत्म होती है पाकिस्तानियों की। वी आर लुक लेट्स सॉल्व आवर इशू, अपने अवाम की तरफ देखें। इकोनॉमिक क्राइसिस है, पाकिस्तान के ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है, एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट। सीपैक भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सीपैक को बना के पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करे, अपने लोगों के लिए काम करें और दुनिया आगे मूव करें। ये इससे हमें कोई हासिल नहीं हो रहा, ये मैं हमेशा ये बात। जी मेजर साहब, लेकिन एक चीज और है कि आप लोगों को सीपैक से भी प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि बैठ के बात हो सकती है? 2-3 बातें हैं, मैं सीपैक पे आऊंगा। सबसे पहले मैं बात बताता हूँ जो कुलभूषण जाधव की बात करी थी ब्रिगेडियर साहब ने। देखिए, अगर वो सर्विंग नेवल ऑफिसर होता और वो रॉ में होता, विद इन 24 आवर्स हमारी जो लेट फॉरेन मिनिस्टर है सुषमा स्वराज जी, वो कभी ये नहीं कहती कि हमारा बंदा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज हर समय अपने ऑपरेटिव्स को डिनाई करती हैं, पहली चीज। मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा कि किस तरीके से उनको किडनैप करा फिर आईएसआई को बेचा, मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा।
लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है बहुत ज्यादा इसको क्रेडेंस दिया गया है, बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी दी गई है कि देखिए उसका इकबालिया बयान है, he was sentenced to death by a military court। इकबालिया बयान की कोई वैल्यू नहीं होती दुनिया के किसी कोर्ट में, भारत का सुप्रीम कोर्ट तक इकबालिया बयान को कबूल नहीं करता है अनलेस इट इज मेड इन फ्रंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट और मेड इन फ्रंट ऑफ अ जज। आप किसी का भी, आप देखिए मैं किसी बंदे को लूं, ठीक है, आप मुझे अगर टॉर्चर करेंगे 2-3 दिन, तो 2-3 दिन के बाद मैं अपना नाम वैभव सिंह बता दूंगा अगर आप चाहेंगे तो, वो हो सकता है। तो आप मुझे अगर इतना मारे, इतनी तशद्दुद करें तो मैं कुछ भी कबूल कर लूंगा। अपना दर्द रोकने के लिए इंसान झूठ बोल देता है, ठीक है। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सही, वर्ल्ड की कोर्ट्स में आरजू जी ये सब प्रूफ नहीं चलते जो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना, उसने कबूल कर लिया, पासपोर्ट मिला। कोई भी अगर आप लॉयर को आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या कहीं पर भी ले जाएं अमेरिका के, 2 मिनट में वो खारिज कर देगा, केस इसमें दम नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज है कि 1994 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास करा था कि द एंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया व्हिच इंक्लूड्स पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान। एज एन इंडियन, my parliament's 1994 resolution supersedes United Nations Security Council resolutions of 1948। नंबर 1, इंडिया बिल्कुल इस चीज को मानने को तैयारी नहीं है। तीसरी बात, ये जो हम लोग आपने बात करी सीपैक की, देखिए साहब, कई पाकिस्तानी कहते हैं, मैं बस 1 मिनट लूंगा, कई पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब इंडिया बड़ा जेलस है क्योंकि सीपैक है और इतनी बड़ी ट्रेड है। मैं पहले भी आप ही के वीडियो में बता चुका हूं कि सीपैक टोटल अभी इन्वेस्टमेंट $45 बिलियन का हुआ है, 45 बिलियन का वो, और जो 60 बिलियन है वो 15 साल के पीरियड में होना है पाकिस्तान में। मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़ी है सीपैक की, जितना सीपैक का 15 साल में होना है उससे ज्यादा, उससे दुगना हर साल इंडिया में होता है। इतना, उससे ज्यादा, उससे 1.5 गुना ज्यादा हमारी सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड है। तो $60 बिलियन फॉर इंडिया इज पीनट्स, मतलब ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जो हमने अभी इकोनॉमिक पैकेज दिया अपने लोगों को, दैट वाज $300 बिलियन। मुझे आज तक नहीं समझ में आया, एक ऑफिसर है, मैं नाम भूल गया, जनरल साहब है पाकिस्तान के, जिन्होंने ऑन द रिकॉर्ड जाके कहा है, मैंने वैभव को वो भेजा भी था, जीओसी पेशावर, जीओसी जो पेशावर के हैं शायद वही हैं, उनका वीडियो भी है, मैं आपको भेज दूंगा। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड वर्दी पहन के आए और उन्होंने बोला है कि साहब इसके टर्म्स एंड कंडीशंस तो आप क्लियर करें ना, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। और वो वीडियो मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये सब जो है ये लूटमार बचा रखी है चाइनीज ने, ये क्लियर है ही नहीं, इट इज नॉट क्लियर कि आपने 100 रुपए दिए, चाइना ने 100 रुपए इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, वापस कब देने हैं, कितने देने हैं, किसी को कुछ नहीं पता। इट्स ऑल अंडर द कवर ऑफ नाइट, कुछ नहीं पता किसी को। तो ये चीज है। और आखिरी चीज ब्रिगेडियर साहब ने बोली ना कि ये होगा जब सीपैक होगा, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, $45 बिलियन डाल दिए, कब होगा? 45 बिलियन इज नॉट अ स्मॉल सम। मैं सिर्फ ब्रिगेडियर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर साहब ने ये बोला ना कि ये टेररिस्ट अलग होता है और फ्रीडम फाइटर अलग होता है, तो मेरा ब्रिगेडियर साहब से ये सवाल है सर कि लश्कर तैयबा वाले जो हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं कि टेररिस्ट हैं, और जो बीएलए वाले हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं कि टेररिस्ट हैं? बस मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं ये एक सेकंड सर, मैं ये आपसे जवाब लूंगी, लेकिन पहले मैं लास्ट कमेंट वैभव जी से भी ले लूं ताकि दोनों के फिर रिप्लाई आप दे दें। जी वैभव, लास्ट मिनट आपका सर। अच्छा सर, मैं अपनी जो अपना सबमिशन देना चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के जो मसले हैं ना, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ ये कि इंडिया के और पाकिस्तान के जितने भी मसले हैं वो सारे सॉल्व हो सकते हैं, कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन उसकी हर एक बात, इवन बात करने के बिना जो प्री कंडीशन है वो ये है कि जितने भी सर्कस हाउसेज हैं, लश्कर तैयबा, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, लश्कर, ये वर्ग जैश ए मोहम्मद, ये सब आपको बंद करने पड़ेंगे। और आपने जो हैवीली जो आर्म्ड किए हुए ना अपने यहाँ जो पॉपुलेशन जो है ये टेररिस्ट ग्रुप्स को, आपको इनको डिसआर्म करना पड़ेगा, तभी जा करके ये, जब तक टेररिज्म बंद नहीं होगा तब तक बात नहीं होगी। चाहे वो मोदी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस जैसी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट ने भी टेररिज्म के ऊपर आपसे बात नहीं करी थी। देखिए, इसमें इशू ये है कि बीएलए की बात की, बीएलए तो अमेरिका ने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दी है, इसको तो आप छोड़ देना इस बात को, बीएलए को, लश्कर को, बीएलए को किसने किया है मुझे बताइए? पाकिस्तान में मौलाना अजहर, चाहे अजहर मसूद हो या वो हाफिज सईद हो, सब अरेस्टेड हैं, दे आर अंडर डिटेंशन। लेकिन द इशू इज के पाकिस्तान की अदालतें हैं इंडिपेंडेंट। आप डोजर होते हैं, हम कहते हैं डोजर थे, आप डोजर नहीं होते हैं। आपको स्टेट खानपुर इंस्टीट्यूट पाकिस्तान को लगा दिया, आपको वेरीफाइड स्टेट तो रिस्पांस तो देना होगी। जस्ट वन पॉइंट कि सर आप ये पाकिस्तान से बड़ा ही आर्गुमेंट आता है कि वो सब अरेस्ट हैं और वो सब जेल में। सर लखवी का बच्चा हुआ था सर, वो जेल में था, 2 साल तक जेल में था, उसके घर में बच्चे हो रहे सर, ये कैसे हुआ था? कमाल, जरा सर मुझे ये समझाइए कि मैंने नहीं सुना, ये आपसे सुन रहा हूं, मैंने मेरे नॉलेज से सर ब्रिगेडियर सुन, देखिए पाकिस्तान एक बच्चा हुआ था, उसका बेटा हुआ था जब वो जेल में था, एक बच्चा हुआ था। देखिए लड़ाइयां ये चल रही हैं, आप जो बात कर रहे हैं टेररिज्म, पाकिस्तान इज नॉट इन्वॉल्वड नाउ। पाकिस्तान देखिए पहले आप लोग भी छेड़छाड़ कर रहे थे, आईएसआई भी करती है, रॉ भी करती है, इस पे कोई डाउट नहीं है। दोनों जब आप ये सोचना शुरू करेंगे, देखिए आईएसआई वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज करते हैं, इट्स अ बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको आपको भी पता है, कोई जितने भी क्या बात। नंबर 2 बात
तो दोस्तों ये थी डिबेट आरजू काज़मी की, जिसमें वैभव सिंह थे इंडिया के और मिचेल गोरवारिया थे और पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर था, जिसमें चर्चा चल रही थी कि जो आतंकी था, जो आतंकी थे उसका नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सा आतंकी बोला था उसको, उसके बच्चे हो रहे थे और क्या बोलते हैं वो जेल में था, तो वो कैसे हो रहे थे, तो उसी पे पूरी डिबेट थी। तो दोस्तों ये पाकिस्तान का पुराना हाल है, जो मतलब कि भारत यूएन में जाके बोलता है, ठीक है, एफएटीएफ में जाके बोलता है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट मिलिटेंट्स एक्सपोर्ट करता है भारत के जम्मू कश्मीर में। उसके बाद वो फिर हिंदुस्तान में जो कश्मीरी हैं, जो कश्मीरियों को मारते हैं, मासूम कश्मीरियों को, टूरिस्ट होते हैं जो, उनको बेरहमी से मारते हैं, जो कि बहुत गलत होता है हिंदुस्तान में। और उसी को लेके भारत बार बार जाता है, टेररिस्ट बताता है, सबूत देता है, लेकिन अब भारत ने सबूत देना बंद भी कर दिया है। अब जब से पहलगाम का वाक़या हुआ है ना, तब से भारत ने सबूत देना बंद कर दिया। भारत सिर्फ एक्शन मोड में आ चुका है। भारत सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक्स करता है, एयर स्ट्राइक्स करता है। भारत ने बात करना और सबूत देना बंद कर दिया, क्योंकि हमने बड़े बड़ी फाइलें, बड़े बड़े कागज़ों के दफ्तर, वो फाइलें बना के पाकिस्तान को भेजे हैं। पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता। वो कहते हैं कि भैया आप हम पे इल्ज़ाम लगाते हो, ये है वो, कुछ ना कुछ बात बना के वो पतली गली से निकल जाते हैं। लेकिन अब भारत सबूत देने की तो सोचेगा ही नहीं, बात करने की सोचेगा। बात होगी सिर्फ और सिर्फ मिलिटेंट्स पे, कश्मीर के मुद्दे पे, सिर्फ और सिर्फ कि कब आप पीओ के खाली कर रहे हैं। क्योंकि भारत का एक ही एजेंडा है कि बस पीओ के कैसे खाली होगा। अब भारत कभी ना कभी तो चढ़ाई करेगा पीओके पे, बस मौके की तलाश में है, जब मौका मिल जाए, क्योंकि ऐसे तो बाज नहीं आएगा पाकिस्तान। इनको घुट्टी पिलानी पड़ेगी धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं आएगा बाज। तो भारत एक ना एक दिन तो चढ़ाई करेगा पीओके पे, और मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारा इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, नहीं तो कब की चढ़ाई हो जाती पाकिस्तान पे। बाकी इतना इजी भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि यूएन में भी रजिस्टर्ड है कि कब्जा उन्होंने किया है क्योंकि कश्मीर तो हमारा है। राजा हरि सिंह ने पूरे साइन करे हैं इंडिया में शामिल होने के लिए, ठीक है। तो पूरा कश्मीर उस टाइम पे तो राजा हरि सिंह का ही था ना, उन्हीं की रियासत थी, तो उन्होंने साइन करे हैं कि भारत के साथ हम शामिल होते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने दगाबाजी करी, और उनके कबायली जो थे उन्होंने जबरन पाकिस्तान का जो नॉर्थन क्या बोलते हैं, कश्मीर का जो नॉर्दर्न एरिया है ना, वो कब्जा लिया। वो कब्जाने के बाद फिर उसके बाद वो वहीं रुक गए। और ऊपर से हमसे ही गलती हुई थी, जब नेहरू चला गया था वहाँ पे, यूएन में चला गया था, और उसके बाद वहाँ पे जाके उसने गुड़ गोबर कर दिया था सारा, कि भैया हमें बचाओ, ये वो। बचाने की क्या बात थी, 24 घंटे और मिल जाते ना इंडियन आर्मी को, बस 24 घंटे तो पूरा कश्मीर होता हमारे पास, बल्कि पाकिस्तान का और भी एरिया होता है हिंदुस्तान के पास। लेकिन वो वहाँ पे वो गलती करी गई, और फिर भारत उसका खामियाजा अभी भी भुगत रहा है। ये पाकिस्तान अभी भी बैठा पड़ा है सांप बन के वहाँ पे, और फिर मिलिटेंट्स भेजता है तैयार कर करके। भारत ऐसे ही लड़ता रहता है, इंटरनली और एक्सटर्नली इंडिया अंडर द थ्रेट है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि किले के दरवाजे जो हैं वो हमेशा अंदर से खुले हैं, हमेशा ही। इंटरनली बहुत ज़्यादा थ्रेट है इंडिया को, और जो पाकिस्तान तो मौका परस्त है ही, जो मौका उठाता है भारत ये इधर उधर कुछ ना कुछ हो तो हम हमला करते हैं। जैसे अभी क्या बोलते हैं, लाल किले पर भी हमला हुआ है, वैसे ही हमला। तो इनका एक पूरी तरीके से इलाज करना पड़ेगा, और जो कि मिलिटेंट्स हैं ना, उनको तो मारना ही पड़ेगा, जो भी बात है। क्योंकि अननोन गनमैन है एक, जो इंडिया ने तैयार किया है, और वो एक एक करके जो कश्मीर की लड़ाई में लड़े थे, जो अपने आप को जिहादी समझते हैं, तो उनको एक एक करके ठोका जा रहा है पाकिस्तान में घुसकर। आए दिन कोई ना कोई हमें खबर सुनने को मिलती है कि आज ये टेररिस्ट मर गया, आज वो टेररिस्ट मर गया। वो कैसे मर रहा है, उसके घर के बाहर धमाका हुआ और वो जन्नत पहुंच गया। तो वो
एक अननोन गनमैन है जो कि भारत के लिए काम कर रहा है। ऑब्वियसली भारत ने उसे हायर किया होगा या फिर कोई भारत का कमांडो होगा, स्पेशल फोर्सेस का बंदा होगा जो कि पाकिस्तान में रह रहा है, जो कि भारत के दुश्मनों को खात्मा कर रहा है। वो बहुत अच्छी चीज़ है कि ये काम ना इंडियन सरकार ने इस बार बहुत सही किया है कि इनको वही गोली देनी चाहिए जो ये देते हैं। इनको ना उसी भाषा में बात करनी पड़ेगी जिस भाषा में ये जो भाषा ये समझते हैं। जब एक एक करके मिलिटेंट्स मरेंगे ना इनके, तब पता चलेगा कि भाई भारत चुप नहीं बैठेगा। और मैं तो कहता हूँ कि कोई हमला करके देखे ना, एक बार अब की बार करके देखे। अब की बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा ना। एयर स्ट्राइक तो 2 बार कर ली हमने, 2019 में भी करी थी एयर स्ट्राइक, पुलवामा, उरी हमला करा था, उरी का भी बदला लिया था, 16 में लिया था आई थिंक। हाँ, 16 में उरी हुआ था और 19 में पुलवामा। तो क्या बोलते हैं, अब जो है अब 2025 में टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाया गया। लेकिन अब जो कार्रवाई होनी चाहिए ना, वो पाकिस्तानी आर्मी है जो कि ये ट्रेंड कर करके भेजती है। पाकिस्तानी आर्मियों पे अब उनके एयरबेसेस को निशाना बनाया, जो बाकी जो भारत ने बनाए भी थे। जो नूर खान एयरबेस था वो भी उड़ाया गया था। और बाकी एक खबर भी चली थी जिसमें उनके न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, परमाणु हथियारों के जो रख रखाव है, जहाँ पे रखा जाता है, उसमें भी लीकेज हुई थी। उसका भी कुछ ना कुछ एक बात हुई थी कि अमेरिका का एक वो कॉम्बैट क्या बोलते हैं, एक एयरक्राफ्ट आया था कुछ लेके, जो उनका जो रेडिएशन होता है उसको सोखने के लिए, तो उसको भी लेके आया था। तो हमें तो पता ही है कि ये सब चीज़ क्या चल रही है और कैसे कैसे पाकिस्तानी शामिल है इन सब चीज़ों में। तो दोस्तों, को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।